सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था? पद भेद की पहचान। ठीक है, तो इसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे? क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, और पांचवा टॉपिक भी कंप्लीट किया था कल हमने, अव्यय, है ना। ये 5 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब ये जो पांचों टॉपिक है ये पद भेद की पहचान के अंदर अंदर आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें हम पद यानी कि टर्म यानी कि कोई भी वाक्य अगर होता है ना, अगर मैं बोलूं कि राम खाना खाता है ना, तो ये इसमें ये वाक्य कितने पदों से मिलकर बना है? तो आप बोलोगे ये वाक्य 4 पदों से मिलके बना है। ये बोलते हैं पद। इसको क्या बोलेंगे? हम पद बोलेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। ये तो बात हो गई थी पद में, जिसमें हमने क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय में बात की थी पदों के बारे में। ठीक है, अब हम कुछ हिंदी व्याकरण का भाग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, कौन सा? हिंदी व्याकरण, जो कि व्याकरणिक कोटि के अंदर अंदर आता है, जिसमें हम लिंग, वचन, कारक और काल के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, लिंग क्या होते हैं, वचन क्या होता है, कारक क्या होते हैं और काल क्या होते हैं, और इनके सारे प्रकार भी। ठीक है, तो ये चारों टॉपिक हम आज इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने मेरे ये 5 जो वीडियोस लेक्चर्स हैं, जिसमें मैंने क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम और अव्यय के बारे में पूरी डिटेल में आपको बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा सजेशन है आप प्लीज उसको देखें, आपका ही फायदा होगा। ठीक है, अगर आप इन वीडियोस को देखोगे, बस सिर्फ देखना है, ठीक है, और समझना है चीजों को। ठीक है, उसमें मैंने क्वेश्चंस भी करवाए हैं, बताया है कि भाई किस प्रकार से जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में, नवोदय एग्जाम में आएंगे। ठीक है, 7 फरवरी को आपका जो पेपर है वो होना है। ठीक है, तो हिंदी में तो आपको पता है, हिंदी में अगर आप स्कोर करोगे, हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, और आप स्कोर करोगे तो उसमें आपका ही फायदा है, आपके ही नंबर बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। ये 5 टॉपिक आप चाहो तो प्लेलिस्ट रहती है, उसमें आप जाके देख सकते हो, है ना। ठीक है, तो अब चलिए, अब ये चारों टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ते हैं, लिंग, वचन, कारक और काल। तो सबसे पहले देखते हैं लिंग को, है ना। अब यहाँ पे देखो, पहला क्या है? लिंग, है ना। तो लिंग क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर अथवा मादा, है ना, नर मतलब होता है मेल और मादा मतलब होता है फीमेल, जाति का पता चले, है ना, कि वो क्या है, मेल है या फीमेल है, जिसमें इस जाति का पता चलता है, वो क्या होता है? लिंग होता है। अब इसके 2 रूप होते हैं। ठीक है, पहला था पुल्लिंग और दूसरा क्या है? स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में जब भी किसी नर के बारे में आपको पता चले, ठीक है, यानी कि मेल के बारे में जब आपको पता चले, तो वो क्या कहलाता है? पुल्लिंग। जैसे कि शेर, बंदर, ठीक है, ये सब किस में आते हैं? मेल में आते हैं, है ना। अब स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में जिसमें स्त्री का बोध होता है ना, जैसे फीमेल वर्जन, शेरनी, बंदरिया। जैसे कि शेर है तो शेर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? शेरनी। बंदर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बंदरिया। ठीक है, तो ये कैसे शब्द हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, ये फीमेल्स वगैरह जिनको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, जिसमें अगर आपको बदलने को भी आए तो भी आप बदल सकते हो। बोला जाता है कि पुल्लिंग है उसको स्त्रीलिंग में बदलो, तो ये आप आराम से बदल लोगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब दूसरा पढ़ते हैं वचन के बारे में। अब यहाँ देखें, दूसरा पार्ट क्या है व्याकरण का? वचन। ठीक है, वचन क्या होते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध हो, है ना, नंबर पता चले कि भाई कितने नंबर में है ना, कितनी संख्या में है, उसे क्या कहते हैं? हम वचन कहते हैं, है ना। जैसे कि घड़ी, है ना, अगर मैंने बोला घड़ी, तो हमको अब पता चल रहा है कि घड़ी मतलब एक ही घड़ी है, एक ही घड़ी है। अगर मैं बोलूँ घड़ियां, तो घड़ियां मतलब घड़ियां में क्या आ जाएगा? बहुत सारी घड़ियां, है ना, यानी कि एक घड़ी नहीं आएगी उसमें, ठीक है, बहुत सारी घड़ियां। तो ये घड़ी अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ एक वचन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? बहुवचन। ठीक है, तो वचन के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन नाम में ही है, एक वचन मतलब जिसमें आपको किसी एक चीज का बोध होता है। जैसे कि लड़की, तो लड़की है तो भाई एक ही होगी, है ना। तोता है, तोता सिर्फ एक ही होता है। अगर इसको आप बहुवचन में करोगे तो बहुवचन में लड़की को क्या बोलोगे? लड़कियां। ठीक है, लड़की मतलब एक, और लड़कियां मतलब कोई एक लड़की नहीं, बहुत सारी लड़कियां। ठीक है, तो इसमें कौन सी आ जाएगी? बहुत लड़कियां। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तोता, और यहाँ पे मैंने बहुवचन क्या लिख दिया? तोते, है ना। तो तोते, तोते कोई एक तोता नहीं है, बहुत सारे हैं। ठीक है,
तो ये होते हैं वचन। इसके दो प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, जिसमें एक वचन में सिर्फ एक ही चीज का बोध होता है, कोई ऐसी वस्तु है या किसी चीज, कोई लड़की का नाम हो गया, कुछ भी है तो वो एक ही होगी। लेकिन बहुवचन में उसमें बहुत सारी संख्या आ जाएगी। ठीक है, और वचन की परिभाषा क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनकी संख्या पता चलती है। ठीक है, इसमें संख्या क्या पता चल रही है कि ये एक ही है। एक वचन में क्या संख्या पता चल रही है कि सिर्फ एक है, और बहुवचन में बहुत सारी है। ठीक है, तो ये था वचन। अब अपन कारक के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए कारक है ना, कारक क्या होते हैं, संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसके क्रिया अथवा दूसरे शब्द के साथ संबंध स्थापित होता है। ठीक है, क्रिया या संज्ञा व सर्वनाम यानी कि किसी का नाम आ गया है ना, या फिर हम यूज कर ले वह यह है ना, ऐसे शब्द हम यूज कर ले है ना, और उनके साथ क्रिया भी लगती है और दूसरे शब्दों के साथ वो क्या करें, संबंध स्थापित करे, संबंध बनाने का काम करे। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। ठीक है, कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के कारक होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, है ना। अब ये होते क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, और ये उदाहरण से बताती हूँ। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कारक के नाम लिखे हैं और उसके जो सेंटेंस में हम या वाक्य में विभक्ति चिन्ह जो यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 8 प्रकार के आपको क्या बताए, कारक बताए, है ना। देखो, पहला है कर्ता, है ना। तो कर्ता जब मतलब कर्ता यानी कि करने वाला, कर्ता मतलब क्या, करने वाला। ठीक है, यानी कि जो कार्य को करता है ना। तो कर्ता वो हो जाएगा जो कि कार्य को करता है किसी भी वाक्य में। ठीक है, तो वहां पे आपको उस सेंटेंस में ने आपको जरूर दिखाई देगा। ठीक है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन है, अरे। बस ये जो आप हमने लिखे हैं ना, बस ये आपको याद होना चाहिए। ये 8 प्रकार के जो कारक है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जहां भी ने आया, किसी भी वाक्य में ने आया, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि राम ने खाना खाया, क्या करा, राम ने क्या करा, राम ने खाना खाया, तो ने आया। तो ने आया मतलब ये कौन सा कारक है, कर्ता कारक। कौन सा कारक, कर्ता कारक है। आगे बात समझ में, ने आया मतलब ये कि कर्ता कारक है। ठीक है, कर्ता मतलब जो करने वाला। ठीक है, ने यहाँ पे यूज हो रहा है मतलब ये कर्ता कारक है। क्यों कर्ता कारक है, क्योंकि यहाँ पे जो राम है वो क्या है, राम यहाँ पे करने वाला है ना। राम ने क्या किया, खाना खाया। ठीक है, राम ने क्या किया, खाना खाया, तो वो कर्ता हो गया। ठीक है, राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। तो यहाँ पे ने का यूज हुआ है, ने प्रयोग हुआ है, मतलब ये कर्ता कारक है। ठीक है, कर्म, कर्म में क्या आ जाएगा, जो कर्म करता है। ठीक है, जो कर्म करता है, जहां पे आपको को दिखाई दे, क्या दिखाई दे, को दिखाई दे, वो आपका कर्म कारक हो जाएगा। अगर मैं बोलूं पिता ने पुत्र को डांटा, क्या किया, पिता ने पुत्र को डांटा, तो यहाँ पे को का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, को का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे पिता के द्वारा कर्म हुआ है कि उसने पुत्र को डांटा है। ठीक है, किसको डांटा है, पुत्र को। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्म कारक। कौन सा कारक, कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे राम क्या है, राम करता है, क्योंकि करने वाला कौन है, राम है। राम ने क्या किया, खाना खाया। ठीक है, ओनली यहाँ पे ने यूज हुआ है तो कर्ता कारक हो जाएगा। पिता ने पुत्र को डांटा, है ना। यहाँ पे करने वाला कौन है, अगर यहाँ पे बोले कर्ता कौन है, तो कर्ता वो पिता है ना। और कर्म किसका है, कर्म है पुत्र का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे को का इस्तेमाल हुआ तो ये आपका कर्म कारक हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब और आगे का समझते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे है करण कारक, है ना। करण कारक में जब भी आपको से दिखे उस वाक्य में आप करण कारक लगा देना। अगर मैं बोलूं कि मीना कलम से लिखती है, क्या करती है मीना, कलम से लिखती है, तो यहाँ पे से का इस्तेमाल हुआ है, मतलब ये आपका कौन सा हो गया, करण कारक हो गया। आगे बात समझ में। अब है संप्रदान, है ना, संप्रदान।
जहां भी आपको को या के लिए आपको दिखाई दे तो वहां पे आप संप्रदान लगा दोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि सीता ने राम को मिठाइयाँ दी, ठीक है। जैसे सीता ने राम को मिठाइयाँ दी, यहाँ पे क्या आ गया को, यहाँ पे क्या आ गया को, है ना। सीता ने राम को मिठाइयाँ दी, को या के लिए शब्द आ जाए तो आप क्या लगा के आ जाओगे, संप्रदान, है ना। और सीता ने राम को मिठाइयाँ दी, देखो एक को यहाँ भी है, एक को यहाँ भी है, लेकिन दोनों में फर्क है ना। जब आपका कर्म यानी कि जो करने वाला है ना, जो करने वाला जिसका कर्म है ना, जो पिता ने पुत्र को मारा, ठीक है। अगर ये बोले कि पिता ने पुत्र को मारा, जैसे मैंने लिखा कि पिता ने पुत्र को क्या किया, मारा, पिता ने पुत्र को मारा, है ना। तो पिता यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ता, है ना। और पुत्र यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म। ये कर्म है किसका, पुत्र का, और करने वाला कौन है, पिता, ठीक है। तो ये कर्म पुत्र हो गया, तो इसमें ये वाला जो को है वो कौन सा को हो जाएगा, कर्म वाला को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सीता ने राम को मिठाइयाँ दी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका संप्रदान हो जाएगा, ठीक है। अब पांचवा है अपादान। पांचवा कौन सा है, अपादान। तो अपादान में आप कौन सा यूज करोगे, से। इसमें भी कौन सा यूज होता है, से यूज होता है, ठीक है। जैसे कि वृक्ष से पत्ता गिरा, क्या बोला, वृक्ष से पत्ता गिरा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा कारक लग जाएगा, अपादान, क्योंकि यहाँ पे से का इस्तेमाल हुआ है। और अपादान में से यानी कि जिसके द्वारा, ठीक है। वृक्ष से पत्ता गिरा मतलब जिसके द्वारा गिरा, वो क्या हो जाएगा आपका अपादान कारक। एक होता है संबंध कारक, जिसमें का, के, की आते हैं तीनों शब्द। जैसे अगर मैं बोलूं कि यह राम की पुस्तक है, हाँ, यह राम की पुस्तक है, तो यहाँ पे की जो है वो क्या किस में आ जाएगा, आपका संबंध में आ जाएगा। का, के या की आ जाए तो वो संबंध कारक हो जाएगा, ठीक है। सेवेंथ है अधिकरण। अधिकरण में या पर, है ना, में या पर। अगर मैं बोलूं कि पेन टेबल पर रखी है, क्या बोला मैंने, पेन टेबल पर रखी है, तो यहाँ पे पर शब्द आ गया, वो किस में आ जाएगा, अधिकरण में, ठीक है। में आ जाए, पर आ जाए, वो किस में आ जाएगा, अधिकरण में। संबोधन में आपको ऐसे शब्द दिखे जिसमें ये एक्सक्लेमेटरी का साइन मिले आपको, है ना, हे, अरे, ऐसे शब्द आ जाए, वो किस में आ जाएंगे, संबोधन में, ठीक है। तो आपको बस ये चीजें याद रखना पड़ेगी। सिर्फ ये याद कर लो, इनको तो आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा। कैसे मारना पड़ेगा, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, संबंध, का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन, है, अरे, है ना। बस आंख बंद करो और बार बार ऐसा बोलते जाओ कि कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, है ना, फिर अपादान से, संबंध, का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन, है, अरे। बस ऐसा आंख बंद करके आपको बार बार ये बोलना पड़ेगा, तब जाके आपको याद होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चौथा है काल, ठीक है। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं याद करना है। क्रिया के कार्य, व्यापार का समय, क्रिया के जिस रूपांतर से होता है उसे आप क्या कहते हैं, काल कहते हैं। काल मतलब सीधा सीधा मतलब निकालो समय, ठीक है। काल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। जैसे एग्जाम्पल से समझ लो, अगर मैं बोलूं कि राम ने खाना खाया, ठीक है, तो ये कैसा हो गया, वर्तमान काल, यानी कि जो अभी हो रहा है। वर्तमान मतलब जो अभी हो रहा है वो क्या हो जाएगा आपका, वर्तमान काल। अब भूतकाल, है ना, यानी कि जो बीत गया है। अगर मैं बोलूं कि राम ने खाना खाया था शब्द आ गया, यानी कि उसने ऑलरेडी खा लिया है, राम ने खाना ऑलरेडी खा लिया है, तो ये भूतकाल हो गया, यानी कि जो गुजर चुका है वो समय, ठीक है। अब भविष्य काल, अगर मैं बोलूं कि राम ने, नहीं आएगा, राम खाना खाएगा,
मैं ऐसी बोलूंगी, ठीक है, कि राम खाना खाएगा। खाएगा मतलब अभी तक उसने खाया नहीं है, मतलब वो भविष्य काल हो गया, है ना, मतलब अभी तक उसने खाना खाया नहीं, वो भविष्य में आने वाले समय में खाना खाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका भविष्य काल हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो तीनों में डिफरेंस है। वर्तमान काल यानी कि जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट में, है ना, जैसे राम ने खाना खाया। भूतकाल यानी कि जो बीत गया, जैसे राम ने खाना खाया था। भविष्य काल यानी कि जो समय आने वाला है। राम खाना खाएगा मतलब अभी तक उसने खाना नहीं खाया है। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको समझ में आ रही होगी सारी चीजें। काल क्या होता है, काल मतलब समय। काल के 3 प्रकार है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है, वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट, भूतकाल मतलब जो बीत गया, और भविष्य काल जो समय आने वाला है वो। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, तो ये था आज का पूरा लेक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। और अभी थोड़ा सा अपन मैं काम करती हूँ, आपको कुछ क्वेश्चंस भी बता देती हूँ कि एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस अपन लेते हैं अभी, तो आपको क्या है ना कि समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिससे कि आप फटाफट टिक मार के आ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होता है ना कि आसानी हो जाती है ना, इसलिए हम थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा। अध्यापक का स्त्रीलिंग बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, अध्यापिका। क्या हो जाएगा, अध्यापिका। ठीक है, अब दूसरा है कि लेखक का स्त्रीलिंग रूप। तो लेखक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, है ना, ये कमेंट सेक्शन में बता देना, बहुत ही आसान है ना। अगर अध्यापक का अध्यापिका हो गया तो लेखक का क्या हो जाएगा, कमेंट में बताना। और तीसरा है राजपुत्र, है ना। अगर राजपुत्र आपके पास एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि राजपुत्र अगर लिखा है तो राजपुत्र यानी कि राजा के लिए पुत्र, राजा के लिए पुत्र, या राजा का पुत्र, या राजा के पुत्र, या राजा की पुत्र, इसमें कौन सा आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, का लगेगा। ठीक है, राजा के लिए पुत्र नहीं होगा, राजा का पुत्र होगा। ठीक है, फोर्थ है घुड़सवार, है ना। इसमें घुड़सवार में आपको क्या लगाना है, में लगाओगे, पर लगाओगे, के लिए या की। घुड़सवार में, घुड़सवार पर, घुड़सवार के लिए, घुड़सवार की, है ना। घुड़सवार मतलब होता क्या है, यानी कि जो घोड़े पर सवार होता है। घुड़सवार मतलब होता क्या है, जो घोड़े पर सवार होता है। ठीक है, यानी कि क्या आएगा, घोड़े पर सवार। पर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। पांचवा क्या है कि में जो शब्द है वो किस कारक का चिन्ह होता है ना। करण, अधिकरण, कर्ता या संबोधन। अभी हमने सारे विभक्ति चिन्ह पढ़े। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर, है ना, और संबोधन है अरे। तो अधिकरण में पर, है ना, अधिकरण में पर यानी कि अधिकरण में आएगा में। ठीक है, में और पर जो है वो अधिकरण में आएगा, है ना। करण में से आ जाएगा, है ना। कर्ता में क्या आ जाएगा, कर्ता ने इसमें आ जाएगा, और संबोधन में है अरे आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, है ना, कि में जो शब्द है, में जो विभक्ति चिन्ह है वो कौन से कारक में आता है। ठीक है, सिक्स्थ है कि फल का बहुवचन। फल का बहुवचन क्या हो जाएगा, फल हो जाएगा, फलों हो जाएगा, फले हो जाएगा, फलम। तो फलों आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। सातवां क्या है, घोड़ा। ठीक है, तो घोड़ा का बहुवचन क्या होगा, घोड़ा का बहुवचन हो जाएगा आपका घोड़े। क्या हो जाएगा, घोड़े। अब आठवां है अपादान का विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा। तो ये वाला भी आप क्या करोगे, कमेंट करोगे। एक तो 8th वाला आप कमेंट करोगे, और कौन सा, सेकंड वाला, दूसरा वाला, और 8वां वाला आप क्या करोगे, कमेंट करोगे। दोनों सिंपल है। ठीक है, बस इसमें आपको बस यही याद होना चाहिए कि आपको विभक्ति चिन्ह सारे याद होना चाहिए। ठीक है, तरीका मैंने बता दिया कैसे याद करना है। कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, संप्रदान के लिए, ऐसा करके आपको पूरा याद करना पड़ेगा, है ना। बार बार बोलोगे ना, बार बार बोलने से ही वो सारी चीजें क्या होती है, याद होती है ना। तो बस इसी प्रकार से आपको जो है याद करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है ना। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। तो बस ये चीजें हैं, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। और हिंदी जो होता है, मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको इग्नोर मत करना कि यार हम तो कर देंगे अपने मन से, ऐसा नहीं होता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम भी पढ़ा रहे हैं।
ठीक है। तो ये क्या है, ये चीजें तुम दिमाग में रखो, 2-3 बार इसको अच्छे से पढ़ लेना और जो विभक्ति चिन्ह है उनको याद कर लेना, बार बार बोल के रिपीट करके आपको आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।